तो ये चैप्टर जो चला था यूनिट एंड डायमेंशन, स्टार्टिंग में तो सबको आता ही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे। और मैंने कहा था डायमेंशनल एनालिसिस में पहला पॉइंट कि कोई भी फिजिक्स में एक्सप्रेशन है, कोई भी इक्वेशंस लिखा हुआ, दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है डायमेंशनली करेक्ट का? इसका मीनिंग है कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो y इक्वल टू a प्लस बी सी बाई डी प्लस ई अपॉन जी प्लस एच एफ, कुछ ऐसे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन a का होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। Each term must have same dimension. टर्म का मतलब समझो, ये पूरा एक टर्म है। दो टर्म्स ऐड हुआ तभी ऐड होगा जब सेम डायमेंशन होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम इस एक्सप्रेशन में बात करें तो यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है, ये देखो यहाँ भी दो चीज ऐड हुआ है। सो डायमेंशन ऑफ G मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ HF। तो ऐसे चीजें मैंने बताया था, आई होप कि ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने एक सवाल भी लिया था, किसी को दिक्कत इस एक्सप्रेशन में? ये अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N number of moles, R gas constant, T temperature, इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ B, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत फेमस सवाल है, ये तुम्हारे नीट में एज इट इज आ सकता है, ऐसा दिया हुआ है। तो बताओ डायमेंशन ऑफ A क्या है? तो कैसे प्रोसीड करोगे? कहोगे सर यहाँ पे ये और ये दो टर्म्स ऐड किया हुआ है, तो ये दोनों मस्ट बी ऑफ सेम डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ P that must be equal to dimension of A by V square। तो यहां से बोलेंगे डायमेंशन ऑफ A must be equal to dimension of P V square। इज इट क्लियर? और P का डायमेंशन प्रेशर होता है बच्चों, क्या होता है? M1 L minus 1 T minus 2। हाँ न्यूटन, तो M-L-T minus 2, न्यूटन याद रखो, मास इंटू एक्सेशन, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L क्यूब, ये स्क्वायर है तो हो जाएगा 6। तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, M L रेज टू 5 T माइनस 2। क्या A का डायमेंशन निकाल लिया हमने? बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा, A का डायमेंशन निकालना हमने निकाल लिया, बिकॉज ये दोनों का डायमेंशन सेम था और इसको सॉल्व किया। सिमिलरली B का डायमेंशन सेम है, V के बराबर है। और इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं बिकॉज ये सवाल पूछता है एग्जाम में। फिर और भी कुछ बताया था बच्चों, लास्ट का 5 मिनट पिछले क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे तो लास्ट में पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, क्योंकि क्लास अभी 60 से फिर 50 से नीचे चला जाता है। लास्ट में एक चीज बताया था कि कोई भी चीज एक्सपोनेंट में जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा।
जैसे कहा सपोज P इज इक्वल टू ए अल्फा बाई वी e टू द पावर बीटा टी अपॉन एम, ऐसा कुछ दे दिया। ये एक एक्सप्रेशन है बच्चों फिजिक्स में, करेक्ट एक्सप्रेशन है। और इसमें कह दिया कि P जो है दैट इज, क्या ले लूं, प्रेशर ले लेता हूं, मुझे मन किया तो मोमेंटम भी ले सकता हूं। सपोज ये सवाल में दे दिया प्रेशर है, V क्या है, लेट्स वॉल्यूम दे दिया, T क्या है टाइम, M क्या है मास, ऐसे दिया जाएगा। और तुमसे पूछेगा कि फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा। जल्दी से बताओ कौन कौन बच्चा बताता है डायमेंशन ऑफ बीटा। देखते हैं कितने बच्चों का मैसेज आता है। सो तुम लोगों ने एकदम सही सही मैसेज किया, एक आध बच्चे थोड़ा गड़बड़ लिए। एक्सपोनेंट मतलब पावर में ये है बच्चों, ये दिस होल इज डायमेंशनलेस, बीटा टी बाई एम, दिस होल इज डायमेंशनलेस। सो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये दिख रहा है क्या कलर, बीटा का डायमेंशन क्या होगा, तो इसको इधर m लेके चले जाओ, t नीचे चला जाएगा, m बाई टी का डायमेंशन। और m बाई टी का डायमेंशन क्या होता है, m हो गया मास और t हो गया टाइम, ऐसे लिख दिया। सो डायमेंशन ऑफ बीटा इज दिस। बच्चों e टू द पावर समथिंग है, तो जब ये डायमेंशन लेस है, ये e है, तो ये तो डायमेंशन लेस ही है, e इज नंबर। So can we say that कि जो डायमेंशन p का है वही डायमेंशन अल्फा बाई v का है, because this whole is dimensionless. So अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, जो p इंटू v का डायमेंशन है। अब p का डायमेंशन लिखने आता है, v का लिखने आता है, लिख लोगे। और p इंटू v ऐसे भी पता है वर्क डन होता है, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा p इंटू v का। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्या होता है वर्क डन का, m l t माइनस 2 इंटू एक और l f इंटू s। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। बच्चों ये सवाल सीख लिया मतलब आज का क्लास सफल रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और कॉन्सेप्ट बताया था कुछ लास्ट में, किसी को याद है, किसी ने लिखा है, एंगल वाला। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एंगल वाला। एंगल होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस, है ना। तो अगर कहीं दिया हुआ y इज इक्वल टू a साइन थीटा, a बाई टी साइन थीटा, अगर y को कह दे कि डिस्प्लेसमेंट है ना, और t कह दे कि टाइम है, बताओ a का डायमेंशन क्या होगा। तो देखो थीटा डायमेंशन लेस होता है तो साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेंथ बाय लेंथ। तो दिस होल इज डायमेंशन लेस। तो जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन a बाई टी का होगा। सो हमने पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, तो सर y इंटू टी का डायमेंशन होगा। y क्या हमने कहा, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, t तो टाइम वही है, l इंटू टी। क्लियर। अब दूसरा चीज, एंगल में जो भी रहेगा ये भी डायमेंशन लेस होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। सो अगर मैं लिखता हूं एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू साइन
kx माइनस ओमेगा टी। मुझे बच्चों बताना है कि x जो है वो पोजीशन है, t जो है वो टाइम है, ये t भी टाइम है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ k का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, f का डायमेंशन क्या होगा। चलो निसर्ग बाग ने और भी बच्चों ने मैसेज किया। k का डायमेंशन क्या कहेंगे, दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस, दिस होल इज डायमेंशनलेस। सो k इंटू एक्स जो होगा ये डायमेंशनलेस होगा। नोटबुक में लिख लो, k का डायमेंशन वही होगा जो 1/x का डायमेंशन होगा, x नीचे चला जाएगा। 1/x का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, l माइनस 1। सिमिलरली ओमेगा का डायमेंशन t माइनस 1। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो f/t का डायमेंशन होगा। f का डायमेंशन क्या है, ml t माइनस 2 और एक t माइनस 3। कितने बच्चों ने अल्फा का सही सही डायमेंशन लिखा था बच्चों। डायमेंशन एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। Second application, from the dimension analysis we can convert one unit SI यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं या CGS से SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। This helps in conversion in unit. जैसे तुझे पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो SI यूनिट होता है न्यूटन, और CGS यूनिट कुछ होता है बच्चों। देवकी बताओ CGS यूनिट क्या होता है, मैं भूल गया। देवकी सही लिखा क्या, डाइन। अब ये अलग यूनिट है, अलग ये में, ये दोनों कैसे रिलेटेड है, वन यूनिट इज हाउ मच डाइन, ये निकालना। तो ये तुम्हें हेल्प करेगा डायमेंशन एनालिसिस। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2। ठीक है, अब 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन। देखो यहां पे mlt माइनस 2, न्यूटन में इसको क्या पुट करते हैं, केजी पुट करते हैं, एल को क्या पुट करते हैं, मीटर, और टी को क्या पुट करते हैं, सेकेंड। और डाइन जब लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। पावर 1 है और सेकेंड का पावर, ये तो दोनों में सेम रहेगा, यही रहेगा ना। ये पुट कर दिया, एम के जगह पे यहाँ पे केजी होता है, यहाँ पे लेंथ के जगह मीटर, यहाँ पे टाइम के जगह पे सेकेंड। सीजीएस जब पुट करते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर ये। सो 1 केजी और 1 ग्राम में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, ये कितना होता है 10 टू द पावर 3। मीटर और सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है, 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो ये ग्राम ग्राम चल जाएगा, 10 टू द पावर 3 बचेगा, 10 टू द पावर 2, और ये तो कुछ नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर 5। So 1 Newton is how much dyne, 10 to the power 5 dyne.
ये सही से बताया क्या? मुझे लग नहीं रहा है सही से मैं बताया। और हाँ, क्या बात है। वर्क का होता है सीजीएस में जूल और एसआई यूनिट में अर्ग। तो ये बता सकते हो कि अर्ग और जूल कैसे रिलेटेड है ना? सो अर्ग और जूल कैसे रिलेटेड है बच्चों? तो 1 जूल, पहले तो हम एनर्जी या वर्क का ले लेते हैं। डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यही होता है ना? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये होता है वर्क का। अब 1 जूल जब लिखेंगे तो वर्क में लिखेंगे केजी, ये लिखेंगे मीटर स्क्वायर और ये लिखेंगे सेकेंड माइनस 2। और 1 अर्ग लिखेंगे, ये लिखेंगे ग्राम, ये लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये लिखेंगे सेकेंड माइनस 2। केजी का हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर 3 ग्राम, ग्राम ग्राम चल जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ध्यान देना। और ये तो दोनों सेम ही है। मुझे आ रहा है 10 टू द पावर 7, सही आ रहा है गलत आ रहा है? राशि और कोई फॉर्मूला पता है? सॉरी, कोई ऐसा यूनिट जो सीजीएस और एसआई यूनिट में दोनों में पता है? एक बताया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, उसका फेमस यूनिट था पॉइज, और पॉइज था सीजीएस, और हमें चाहिए ऐसा यूनिट। मैंने कुछ याद करवाया था, कुछ किसी को याद होगा शायद। तो सबसे पहले तो ईटा का डायमेंशन क्या है ये निकालना है। कैसे निकालोगे ईटा का डायमेंशन? विस्कोसिटी पढ़ा दिया बच्चों तुम लोगों को। F इजिकल टू ईटा ए डीवी बाई डीजेड। ईटा का डायमेंशन वही होगा जो F अपॉन एरिया और डीवी बाई डीजेड, इसका डायमेंशन होगा। F का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, और डीवी बाई डीजेड मीटर पर सेकेंड होता है, और ये भी मीटर, तो पर सेकेंड टी टू पावर माइनस 1 बताया भी था। किसी को याद है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या होता है? टी टू पावर माइनस 1, फ्रीक्वेंसी वाला डायमेंशन। सो ये कितना आ जाएगा इसका डायमेंशन बच्चों? एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1। सही लिखा क्या? कंफर्म करो बच्चों, सही लिखा क्या ईटा का डायमेंशन? हाँ सर। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट अपॉन सीजीएस यूनिट, एम हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम, और नीचे में भी ग्राम। 1 केजी होता है ना, एल माइनस 1 है, एल होता है 10 टू माइनस 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। लेकिन यहां ध्यान देना है ये -1 है बच्चों, -1, और टी का तो सेम ही होता है, सेकेंड बाई सेकेंड। हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -2 और माइनस। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 2 रहेगा ना, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस, मैंने माइनस पहले ही कर दिया था, फिर लगा माइनस ऐसे, है ना? 10 टू -2, समझा क्या?
मैंने पहले ही माइनस करके लिख दिया था, फिर दोबारा माइनस लगा दिया था। तो क्या 1 मीटर इज 10⁻2 सेंटीमीटर और ये पावर -1 है तो -1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 हो जाएगा। सो 1 SI यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या है, 10 क्वाइज, और ये बताया था 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 10 क्वाइज होता है। एक चीज और बताते हैं, हालांकि ये सवाल मेडिकल में आने का चांस कम है, बट आ सकता है, सीख लेते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें ऐसे सवाल होते हैं कि अभी हम जितने भी डायमेंशंस लिखे बच्चों, उसमें बेसिक्स जो लिया था, मास, लेंथ, टाइम, इसको बेसिक लिया और हमने किसी का डायमेंशन लिखा। बट कहता है कि नहीं, मुझे बेसिक यूनिट जो लेते हैं, फोर्स, वॉल्यूम, और मोमेंटम, दिस आर द बेसिक यूनिट। ऐसे सवाल दे दिया। फोर्स बेसिक में ले लिया, वॉल्यूम ले लिया और मोमेंटम ले लिया। अब करा कि देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, मतलब किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एफ, वी और पी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट अगर पूछ सकता हो, तुम्हें टाइम है तो तुम निकाल सकते हो। सवाल समझ में आया कि बेसिक यूनिट जो है वो MLT के अलावा कोई दूसरा दे दे, कि ये हम बेसिक यूनिट मानते हैं, फोर्स को हम बेसिक लेते हैं, तो उसके टर्म में किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का कैसे लिखेंगे डायमेंशन। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा लिखते हैं। कहा है मास का डायमेंशन लिखने का, तो जो हमें आता है हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। मास का डायमेंशन होता क्या है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। मान लेते हैं कि f, v और p के टर्म में ये है f टू द पावर a, v टू द पावर b और p टू द पावर c। सो मास का डायमेंशन हमने मान लिया ये। लेकिन मुझे तो f का पता है। f अगर हम MLT में जाके देखें तो ये क्या होता है, MLT -2। MLT -2 होता है, तो इसका पावर a है। v भी क्या है, v है तुम्हारा L3, इसका पावर कितना है b, और p क्या होता है बच्चों, मोमेंटम, MLT -1, इसका पावर हो जाएगा c। सो यहां से चेक करते हैं, इसको ना ऐसे लिख दिया और फिर इसको लिख दो m का पावर में, l के पावर में, t के पावर में। तो m का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे a और यहाँ पे c, a प्लस c। l का पावर देखो, यहाँ पे a, यहाँ पे 3b और प्लस t का पावर -2a और -c। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, दिस इज द वे, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। एक्चुअली है एल में प्लस सी भी आएगा ना, है और ये दोनों है इक्वल, तो क्या कहेंगे कि इसमें देखो तो इधर m का पावर कितना है, एल में सी भी आएगा ना। l में, अच्छा c नहीं लिखा था, हाँ l में c आ गया, छोड़ दिया, गलती हो गया, c, बहुत बढ़िया।
तो बच्चों यहां से अगर देखेंगे फ्रॉम इक्वेटिंग द इक्वेशन लेफ्ट और राइट साइड में m का पावर 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी, और हो जाएगा a प्लस 3b प्लस c, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0, और यहां पे देखोगे -2a माइनस सी, दैट इज ऑल्सो 0। अब ये तीनों से ना मुझे ए बी सी निकालना है। अब 3 इक्वेशंस है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा तुझे। तो देखो इसको देख लो, इसको ऐड कर दो, तो माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड कर दो इसको, सी और माइनस सी चला जाएगा, माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 1, ए इक्वल टू -1, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सी इक्वल टू हो गया 2, और ए हो गया -1, सी हो गया 2, तो 3b कितना हो जाएगा 1/3, b is equal to 1/3। b इक्वल टू 1/3 आ गया। सो मास का जो डायमेंशन है वो एफ, वी और पी में कैसा आ जाएगा, f टू द पावर a -1, v टू द पावर b 1/3 और p टू द पावर 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ f, v और p। बच्चों ये क्या किया, समझ में आया कैसे किया? अगर हम यही सवाल पूछ देते हैं, अभी हम होमवर्क तुझे देते हैं, मुझे मास का नहीं, मुझे ना एक्सेलरेशन का चाहिए यूनिट इन टर्म्स ऑफ एफ, वी और पी में, एक्सेलरेशन का। कहोगे सर कोई बात नहीं, यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन इसके जगह पे लिख लेंगे, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो वही लिखना है ए बी सी। अब ये एक्सेलरेशन के लिए अलग ए बी सी का वैल्यू आएगा, तो यही टर्म रहेगा, और इसको यहां से लिख लेंगे। अब ये मिटा देता हूं, क्या इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 1, और -2a माइनस सी दैट इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व कर लोगे। यहां पे मैंने पूछ दिया एक्सेलरेशन नहीं, मुझे तो चाहिए कोई भी एक टर्म बोल दो, वर्क का चाहिए, तो वर्क का लिख लो एफ, वी और पी में। मुझे चाहिए टाइम का यूनिट इन टर्म्स ऑफ एफ, वी और पी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। योगेश सरदार कंफर्टेबल इसमें? यस सर। क्या बात है, आवाज में खनक है, बहुत बढ़िया। कृष्णा सिंह, मैं फास्ट तो नहीं बता दिया? समझा सर। समझा क्या? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब ये 1 मिनट टाइम तो ले ही लेगा, ये सवाल मिनिमम 1 मिनट टाइम ले लेगा, लेकिन अगर टाइम है तुम्हारे पास तो कर सकते हो। कभी कभी थोड़ा गेस वर्क भी करके कर लेते हैं। ये बच्चों हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, और कुछ छूट रहा है डायमेंशन के बारे में? बच्चों डायमेंशन में फॉर्मली क्लोज कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस पे सवाल कर लेना, बुक से कोई भी बुक उठाओ, डायमेंशन मतलब इतना आसान से चैप्टर है। उसका इसमें तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये कर लेते हैं। जो डायमेंशन के बाद आते हैं हम लोग
जितना डायमेंशन आसान है बच्चों, एरर उतना ही टफ है, लेकिन तुम लोगों को उतना टफ नहीं आएगा मेडिकल में। एरर समझना जो कंसेप्ट है वो कि हाँ एरर ये होता है, वो मुश्किल है। हालांकि मैं बताऊंगा, समझ में आएगा ये चीजें, बट एक अंदर से हाँ कि मुझे एरर समझ में आ गया क्या है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। एरर्स एंड मेजरमेंट, दो यूनिट, दो टॉपिक है। तुम लोग तो डॉक्टर बनने वाले हो, फिजिसिस्ट तो बनोगे नहीं। लेकिन बच्चों, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट तो जरूरी है, मेजर करना होता है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, मेजर करने का दो तरीका होता है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं? मुझे इसका लेंथ मेजर करना है, एक स्केल लाया, मेजर कर लिया, लेंथ हो गया मेजर, देख लिया कितना है। मैं कहूं कि मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजर करना है, यहाँ तो कैसे कोई यूनिट है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेजर कर दे, कोई लेंथ ऐसे लाएंगे? मुझे टाइम मेजर करना है, तो यस, क्लॉक है, मैंने दबा दिया, इन जहां हुआ वहां पे क्लॉक कर दिया, तो टाइम मेजर जो किया वो डायरेक्ट मेजर किया, लेंथ मेजर किया डायरेक्ट मेजर किया, मास मेजर किया डायरेक्ट मेजर किया। लेकिन एक्सेलरेशन कैसे मेजर करो? डायरेक्टली। तो उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं? कोई बताओ, कोई हिंट दो कि हमें एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। तुम्हें स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया कि बच्चों एक अपना मेथड डिवाइस करो सो दैट कि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो हमें निकालना है, मेजर करना है। क्या करोगे? एनीवन, एनी आइडिया? फ्री फॉल में डिस्टेंस एंड टाइम देखेंगे, क्या करेंगे? डिस्टेंस एंड टाइम देखेंगे बस फ्री फॉल होगा तो तुम क्या करोगे? कहोगे कि एक काम करते हैं, छत पे चले जाते हैं, है ना, और छत पर से क्या करते हैं, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, जैसे ही छोड़ा स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही हिट किया स्टॉप वॉच को फिर से दबा दिया, टाइम मेजर कर लिया। और ये डिस्टेंस भी मेजर कर लो, कर सकते हैं हम, तुम्हारे पास होगा ऐसा यूनिट, या तो स्ट्रिंग ऐसे गिराओ, एक धागा गिराओ ऐसे, फिर यहाँ मार्क करो और फिर धागा को निकाल करके मेजर कर लो। अगर मान लो 1 मीटर का स्केल तुम्हारे पास है तो मेजर कर लो। तो ये लेंथ में मेजर कर लिया, और फॉर्मूला पढ़ा है, S इक्वल टू क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। S मेजर कर लिया, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2S बाई, सॉरी, G इक्वल टू हो जाएगा 2S बाई टी स्क्वायर। सही लिख रहा हूं? S का वैल्यू पुट कर दिया, T का वैल्यू पुट कर दिया, G का वैल्यू निकल गया। तो बच्चों ये G का जो वैल्यू निकाला है वो डायरेक्टली निकाला क्या? डायरेक्टली कोई चीज ले जाके मेजर किया क्या? नहीं, हमने कुछ कुछ और चीजें मेजर किया एंड देन G का वैल्यू आया। एक और मेथड होता है जो फेमस मेथड है, कोई बताओ कैसे G का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये तो मैंने तुम्हारा आइडिया लिया कि तुम ऐसे कर सकते हो, और बुक में जो पढ़ते हो कैसे होता है, सिंपल पेंडुलम से। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L बाई G। टाइम पीरियड मेजर करते हैं, लेंथ सिंपल पेंडुलम का मेजर कर लिया तो G का वैल्यू निकल गया। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बताया कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है तो क्या करते हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट मेजरमेंट होती है और कुछ इनडायरेक्टली फॉर्मूला जो डिराइव किया है जो फिजिक्स में उसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं। अब आते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं बच्चों तो क्या मेजरमेंट मेरा परफेक्ट होता है? अब बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है कृष्णा सिंह, मुझे तो परेशान कर देगा ये सवाल।
पूछ रहा है सर प्लैनेट्स का जी कैसे मेजर करें, मून का जी, क्या राकेश शर्मा जाके वहां पे जी मेजर किए थे, या देयर इज अनदर मेथड? इतना छोड़ो, अर्थ का मास कैसे मेजर कर लिया, कौन सा तराजू पे रखा अर्थ को, मून का मास कैसे मेजर कर लिया, अर्थ का डायमीटर कैसे मेजर कर लिया? तो बच्चों धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे करते हैं। कृष्णा, मून का मास कितना है, मून का रेडियस क्या है, तो देयर आर टेक्निक ऐसे करते हैं जैसे हमें करना है कि अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है ना, तो उसका टाइम कितना लग रहा है रोटेट करने में, वो टाइम को मेजर किया। और भी मेथड है, अर्थ का कोई तराजू पे तो रख के अर्थ का मास मेजर नहीं करेगा, अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, कितना डिस्टेंस है ये मेजर किया। बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, ऐसी चीजें डिवाइस करते हैं कि हम मेजर कर लें इनडायरेक्टली। अच्छा सा सवाल था, है ना। क्लियर बच्चों? अर्थ का मास तुम्हें पता है कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है ये भी पता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट। क्या जो हमारा मेजरमेंट है वो परफेक्ट है मेजरमेंट? क्या अगर मैं किसी रॉड का लेंथ कह रहा हूं कि 1.2 मीटर है, इज इट एग्जैक्टली 1.2 मीटर, या इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है? एरर रहेंगे थोड़े बहुत छोटे, क्योंकि तुझे नींद आ रही है इसलिए मेजर करने में। नो सर। ठीक है, नहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, नींद आ रही है मेजर करना है, नींद में कुछ और मेजर करके भी दे दिया, तो हम लोग उसको नहीं मेजर कर रहे हैं कि नींद आ रही है योगेश सरदार को, तो गलत मेजर कर लिया। लेकिन बहुत सिंसियरली भी मेजर किया तो भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करेगा। नो मेजरमेंट्स आर परफेक्ट, लिख लेना। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर है, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर है। जैसे ये स्केल दे दिया गया तुम्हें, जो घर पे तुम्हारा स्केल होता है, और ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ मेजर करना था, तो तुम कैसे मेजर करोगे? इस रॉड का लेंथ सपोज ऐसे आया, अब ये मान लो 5.4 सेंटीमीटर का मार्क है ये, और ये है 5.5 सेंटीमीटर का मार्क, तो तुम्हें क्या लगा ये 5.4 के आसपास है ना, बहुत नजदीक रहेगा, मैंने थोड़ा सा दिखाया है। इसका 0 के पास रखा, इसका जो है 5.4 और 5.5 के बीच में है, तो तुम क्या कहोगे कि लेंथ जो मेजर किया है वो क्या कहोगे? 5.4 कहोगे ना, कि अपने मन से 5.4 और 5.5 के बीच में कहां है, वी डोंट नो। हमें एक्यूरेसी के साथ पता है 5.4 बता दिया, ये 5.4 है, 5.4 के आसपास दिख रहा है तुझे, सो यू विल से दैट कि 5.4 सेंटीमीटर है। बट क्या एग्जैक्टली 5.4 सेंटीमीटर है बच्चों? कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, नहीं हमें पता क्लियरली। तो तुमसे अगर मैं पूछूंगा एग्जैक्ट कितना है, तो अगर सर नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि मुझे ये 5.4 के आसपास दिखा, 5.5 से आगे नहीं हो सकता है और 5.3 से पीछे नहीं हो सकता है। ये क्लैरिटी के साथ तुम कहोगे, दैट मीन्स मैक्सिमम इसमें जो हो सकता है, हमने 5.4 कहा, तुम कहोगे सर 5.5 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता लेंथ, मैंने देखा है 5.4 के आसपास। सो यू विल से दैट कि मैक्सिमम जो हो सकता है एरर वो हो सकता है 0.1 का, और कहोगे सर 5.5 3 से कम भी नहीं हो सकता है, बिकॉज इससे तो पीछे नहीं है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है।
तो तुमने जो लेंथ मेजर किया ना, वो लेंथ था 5.4 सेंटीमीटर, और श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि तुम्हारा लेंथ जो है 5.3 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 5.5 भी होगा। ये हम श्योरिटी के साथ बता रहे हैं। इसी चीज को लिखने का तरीका ऐसा है बच्चों, 5.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ये जो लिखते हैं इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और ये जो डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, इसी चीज को ये जो लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट का है जो डिविजन्स है, कितना मिनिमम जो डिविजन्स है, कितना मिनिमम यूनिट मेजर कर रहे हो उससे, उस डिवाइस से जो मिनिमम डिविजन्स है। 5.4 के बाद कौन सा रहा, 5.5, फिर 5.6, 0.1 का डिविजन्स है। तो ये 0.1 सेंटीमीटर जो हो गया, ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ दिस लीनियर स्केल। मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी तो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं चला कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। अब यहां पे मैं एक और चीज बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें एरर 0.1 सेंटीमीटर का है, मैंने क्या कहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इतना है। योगेश ने जो मेजर किया 5.4 सेंटीमीटर बोला है, वो 5.4 है एग्जैक्टली, या 5.4 से थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा और ज्यादा है, बट 5.5 से तो कम नहीं है। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को मैंने किसी दूसरे बच्चे को दे दिया, अमोल को दे दिया, और उसको ना एक अलग इंस्ट्रूमेंट दिया यूज कर, लीनियर स्केल नहीं दिया, स्क्रू गेज दिया, या पहले लेते हैं वर्नियर कैलिपर दिया। वर्नियर कैलिपर के बारे में कोई बच्चा सुना होगा, वो थोड़ा और एक्यूरेसी से मेजर करता है। वर्नियर कैलिपर से जब मेजर करेगा ना, तो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करता है, और वो करता है 5.42, ऐसा आया उसको। बताऊंगा कि कैसे एक्यूरेट है वो। 5.42 डिजिट, 2 डिजिट डेसिमल के बाद तक वो मेजर कर रहा है। उसमें जो यूनिट ऐसे कुछ डिविजन होंगे, 0.01 सेंटीमीटर का डिवीजन होगा सपोज उसमें, जो मेजर कर सकता है। अब 5.42 के बाद क्या है नहीं पता, बट 5.42 तक पता है। तो ये कह सकता है कि 5.42 हमने मेजर किया, ये मैक्सिमम 5.43 हो सकता है या मिनिमम 5.41 हो सकता है। इस डिजिट तक वो बता रहा है। ये इसने ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किया, लेकिन परफेक्ट ये भी नहीं है। और इंप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर का। तो इस डिजिट तक। यहां पे मैं ये भी बताना चाह रहा हूं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर। अब समझना, यहाँ पे बहुत सारी चीज समझा रहा हूं। अगर वो लीनियर स्केल से मेजर किया तो उसने मेजर किया 5.4 सेंटीमीटर, इसके आगे क्या है नहीं पता। ये इस डिजिट तक कंफर्म बता रहा है, इसके आगे क्या होगा नहीं पता, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं, 2। अगर 5.4 सेंटीमीटर को कोई लिख दिया 5.40 सेंटीमीटर, तो ये और ये सेम नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से सेम नहीं है। 10th तक कहोगे सर ये बात तो बराबर है, इसके बाद 0 कितना भी पुट करो, 10th तक ये बताया जाता है, बट फिजिक्स के हिसाब से दिस टू आर नॉट सेम। अब समझना, ये बता रहा है 5.4 सेंटीमीटर की ये लीनियर स्केल से मेजर किया हुआ लेंथ है, और 5.40 बता रहा है ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया हुआ, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि 5.40 है। ये इस डिजिट के बारे में बता रहा है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2।
क्लियर? अपूर्वा कुछ समझ में आया? Yes, sir. ये जो है ये मेजर क्या, अगर ऐसा लिखा हुआ है इस डिजिट तक का ये बता रहा मेजरमेंट. सो दिस टू आर नॉट सेम. सिग्निफिकेंट फिगर पे सवाल आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, तो जरूर पढ़ लेना, बुकलेट तुम्हारा होगा. मैं जनरली नहीं पढ़ाता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, हिंट दे दिया है. एनीवे हम तो थोड़ा सा इधर चले गए. मैं समझा ये रहा था कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं बच्चों तो एग्जैक्ट कितना है नहीं बता सकते. हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को अच्छा मतलब रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट, इंप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे कि इतना है. एग्जैक्ट क्या है नो वन कैन से. सो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उसको क्या करते जाएंगे, वो कम करते जाएंगे. सो फिजिक्स में मेजरमेंट लिखने का तरीका होता है बच्चों, L इज इक्वल टू मैंने कहा 5.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस लीस्ट काउंट. इस तरीके से लिखते हैं. इसका मतलब ये दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर. डेल्टा एल भी लिख लेते हैं. डायरेक्ट मेजरमेंट है तो ये लीस्ट काउंट है, इनडायरेक्ट है तो जो भी है वो एरर आएगा. तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अभी से पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर का, बट शॉर्ट में कह देंगे एरर. हालांकि उस इंस्ट्रूमेंट उस मेजरमेंट में एरर इतना नहीं है, इतना मैक्सिमम हो सकता है. बट इतना लंबा बार बार बोलने की जगह पे बुक्स में टीचर्स और बच्चे तो ये समझ में जाता है कि सर एरर निकाल रहे हैं. बच्चों हम एरर नहीं निकालते हैं. अगर हमें एरर पता चल गया कि इतना एरर है तो फिर वो एरर किस बात का, हमें तो एरर पता ही नहीं. सो इस पूरे चैप्टर में हार्ट ऑफ दिस चैप्टर क्या है, पहले तो ये समझना है. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है. एरर कितना है नो वन नोज. बहुत सारे टीचर बोलते हैं एरर निकालो, एरर इतना है. प्रथमेश समझ में आ रही चीजें? कोई मेजरमेंट हाँ सर. पूछे कि एरर कितना है निकाल लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर हमें पता ही चल गया तब तो हम एग्जैक्ट मेजरमेंट बता देंगे ना कि हमारे में इतना एरर है, दिस इज द रिजल्ट. वी डोंट नो द एरर. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दिस, मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है हमारे मेजरमेंट में. और हमारा एम क्या होगा, एक साइंटिस्ट का एम क्या होगा कि जो भी मेजरमेंट कर रहा है उस मेजरमेंट में ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कम होते जाए, कम होते जाए, छोटा होते जाए. तो बच्चों ये जो चीज है मैं समझाने की कोशिश किया कि थोड़ा अंदर से रियल में समझ में आया कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं. अदरवाइज फॉर्मूला तो बताएंगे वो समझ में आ जाएगा. तो जो डिफिकल्ट पार्ट था मैंने अभी समझाया. सो अब एज यूजुअल जो बुक में भी रहता है वही चीज मैं बोल रहा हूं. मैं अब ना मैक्सिमम पॉसिबल एरर को सिंपली एरर बोलूंगा, बट समझना तुझे है वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर. अच्छा यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर हो गया डेल्टा एल. एक होता है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर कैसे डिफाइन करेंगे, एल मेजर करना है, एल में हमें एरर डेल्टा एल हुआ है तो यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब देखना कभी कभी हमें एब्सोल्यूट एरर की जरूरत पड़ती है, कभी रिलेटिव. कौन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट? तो तुम सब समझ सकते हो कि अगर मैंने किसी को कहा कि चलो ये स्केल मेजर करो, सॉरी इसका लेंथ मेजर करो, इसका लेंथ किसी ने मेजर किया 5.4 सेंटीमीटर और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर है 0.1 सेंटीमीटर का.
और किसी को कहा हमने कि तुम अपने घर से रेलवे स्टेशन, नासिक रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस मेजर करो। उसने मेजर किया, लेट्स मैं समझा रहा हूं कि किसी तरीके से वो मेजर किया 5422.5 मीटर, 5 किलोमीटर 422.5 मीटर। यहाँ पे जो एरर है बच्चों 0.5 मीटर है, मतलब 0.1 मीटर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। इसलिए जो एरर करेगा इसे मैक्सिमम वो 10 सेंटीमीटर का एरर करेगा। अब बताओ, इसने 10 सेंटीमीटर का एरर किया है और इसने 0.1 सेंटीमीटर का एरर किया है। एब्सोल्यूट एरर इसका ज्यादा है, बट कौन ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किया है? एब्सोल्यूट तो इसका बहुत ज्यादा, 10 सेंटीमीटर, इससे 100 टाइम्स ज्यादा है। तो रिलेटिव एरर अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 5 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा है कंपेयर टू 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 0.1 सेंटीमीटर। सो बच्चों, एब्सोल्यूट एरर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। रिलेटिव एरर जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। इज इट क्लियर? तो ये सारे बच्चों के नोटबुक में आ जाना चाहिए, रिलेटिव एरर। और ये होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना परसेंट हुआ। ठीक है, अब जो चीजें रहेगी वो आसान रहेगी, समझ में आएगा और इस पे सवाल आते हैं। थोड़ा सा ये भी बताता हूं, एरर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एरर्स में 2 टाइप का एरर होता है। एक एरर होता है बच्चों, एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरे को बोलते हैं रैंडम एरर। अब इसका मीनिंग समझा देता हूं, कोई पूछेगा नहीं शायद, या मेडिकल में कभी पूछ भी दे। देखो बच्चे, 64 से 57 हो गए। सिस्टमैटिक का मतलब हुआ एरर फ्रॉम द सिस्टम। मतलब सिस्टम में फॉल्ट है, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट है, उसके कारण हमारा कुछ गड़बड़ मेजरमेंट आ रहा है। सिस्टम में फॉल्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा। हमारा जो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ये थोड़ा फॉल्टी हो तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं बाय एनी मेथड। कैसे यूज कर सकते हैं? और एक होता है रैंडम। रैंडम मतलब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो एरर होगा ही होगा। तो इसको समझाता हूं। रैंडम कैन नॉट बी रिमूव। बच्चों, मैंने दे दिया टाइम पीरियड मेजर करना है सिंपल पेंडुलम का। मैंने इस पेंडुलम को यहां ले गए, इसको छोड़ दिया ऐसे ऐसे जा। अब सुनना, ये क्लास में सारे बच्चे के हाथ में एक सेम कंपनी का स्टॉप वॉच दे दिया गया और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मैंने यहां पे ले गया, इसको छोड़ दिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एरर्स
टफ चैप्टर है बच्चों। यहां मैंने अभी छोड़ा और मैं कहूंगा कि इसका टाइम पीरियड मेजर करो। सबने जैसे छोड़ा वैसे स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, फिर यहां पे आज सबने क्लिक किया। क्या लग रहा है कि सारे बच्चों का मेजरमेंट रीडिंग सेम आएगा या सबका डिफरेंट होगा? किसी का सेम भी आएगा, किसी का डिफरेंट। 10 बच्चे 10 का अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। किसी का आया सपोज 2.01 सेंटीमीटर, किसी का आएगा 2.05 सेंटीमीटर, किसी का टाइम पीरियड सपोज 1.98 सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड में। सबका होगा कि नहीं होगा अलग? अब बताओ, क्या ऐसा थोड़ी है कि योगेश सरदार जैसा कोई सो गया है बाद में स्टार्ट किया? सर जागा हूँ। अरे जगह हो, देखो एकदम आवाज बहुत बुलंद आवाज है, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा कर रहा है योगेश, ऐसे लेट ज्वाइन किया बट बहुत अच्छा कर रहा है। क्या हुआ, सबने सिंसियरली किया लेकिन सबका रिएक्शन टाइम अलग अलग हो सकता है। किसी ने ये रियलाइज करना कि ये यहां पे पहुंचा है और फिर एक्ट करना सबका थोड़ा डिफरेंट होगा। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट एरर, और इसको हम रोक नहीं सकते, हम डांट नहीं सकते उसको, उसने तो सिंसियरली किया। इनफैक्ट मैं फिर से सेकंड टाइम कहूंगा, सेकंड मेजरमेंट लो, तो जो बच्चों ने जिसने ये किया था उसी बच्चे का अलग टाइम में अलग आ जाएगा। ये रैंडम है, ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन टाइम है, इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब इसको कैसे कम कर सकते हैं इस रैंडम एरर को? ये तो होगा ही होगा, ह्यूमन एरर है, हम मेजरमेंट कर रहे हैं, सबसे होगा। कोई नहीं कहेगा कि हमने तो एकदम परफेक्ट मेजर किया। सो हाउ टू रिड्यूस? और ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा रिएक्शन टाइम है, इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक किया, वो कितने टाइम के बाद एक्ट करना शुरू किया। सो उसको कैसे करते हैं, उसको कम करने का तरीका एक और हो सकता है कि मान लो कि रफली लेते हैं कि हमारा रिएक्शन टाइम के कारण जो एरर आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर का आ रहा है, सॉरी 0.2 सेकेंड का आ रहा है सपोज। तो मैं एक मेजरमेंट ऐसे लेकर के लेने की जगह पे मैं क्या करता हूं, मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 10 मेजरमेंट, 10 ऑसिलेशन हुआ, तब हमने क्लिक किया। फिर से हमारे रिएक्शन टाइम के कारण जो एरर होने वाला है लगभग इसी रेंज में होने वाला है। तो अगर हम टाइम पीरियड मेजर किए तो सपोज हमारा 20.2 सेकेंड आया, हमारा 20.2 सेकेंड आया 20 ऑसिलेशन का, या 10 ऑसिलेशन का, 10 ऑसिलेशन का। तो एक ऑसिलेशन का जब टाइम निकालेंगे बच्चों तो डिवाइड बाय 10, तो 2.02 सेकेंड हो जाएगा। और अगर हमने एक ही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर किया होता तो रफली शायद मुझे 2.2 सेकेंड आता। और जस्ट मैं कह रहा हूं कि सपोज उसका टाइम पीरियड 2 है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करेंगे तो इतना होगा, 10 का ऑसिलेशन का मेजर किया तो ये हुआ, तो हम इसको इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो वी विल यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक टू मिनिमाइज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सो बच्चों ये समझ में आया क्या, ये दोनों चीज सिस्टमैटिक क्या और रैंडम क्या है? रैंडम पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो एरर होगा ही होगा, उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं, एक टेक्निक यूज किया, ये होना ही है। सिस्टमैटिक सिस्टम में एरर है, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसको तो ठीक कर सकते हैं, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम कर सकते हैं सही। अब आते हैं कि जो मेजरमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें एरर्स तो है, और डायरेक्ट के साथ हम उसके वो चीज निकाल के किसी फॉर्मूला में पुट करके, जैसे जी का वैल्यू निकालना है तो हमने लेंथ मेजर किया, टाइम मेजर किया और जी का वैल्यू निकालेंगे, इनडायरेक्ट मेजरमेंट।
जब बच्चों डायरेक्ट में एरर है तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में भी एरर होगा. सो देयर विल बी, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर. बच्चों जी का वैल्यू अगर निकालना है मुझे, तो ये फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का है. हमने टाइम पीरियड मेजर कर लिया, स्टॉप वॉच से लेंथ मेजर कर लिया, है ना. अगर एल में एरर है, टी में एरर है, तो जी में भी एरर होगा ही होगा. दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर. बात समझ में आई? जी में भी एरर होगा बिकॉज ये दोनों एरर फ्री नहीं है. एरर है तो इसमें भी एरर होगा. तो बच्चों अगर मुझे एल का एरर पता है, टी का एरर पता है, और एरर का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, एरर्स तो पता नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर पता है. सो जी में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, मतलब रफली लैंग्वेज में बोलते हैं एरर कितना होगा. ठीक है. और ये चीज जो कोई टीचर से अगर पढ़ाना शुरू करता है तो बच्चे यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चे को समझ में आता है. पीछे वाला चीज जो मैंने अभी तक भाषण दिया वो समझ में आता नहीं है, बट मेरी आदत है कि मैं उतना बता देता हूं. तो अब यहां से अपना दिमाग लगाना शुरू करो जो समझा रहा हूं. प्रोपगेशन ऑफ एरर. बच्चों एक क्वांटिटी x इज इक्वल टू a प्लस b. एक क्वांटिटी x इज इक्वल टू a प्लस b. x तुझे निकालना है. तूने मेजर किया, एक स्टूडेंट ने मेजर किया a, दूसरा ने मेजर किया b. a और b मेजर्ड है, बस उसमें एरर है. a में एरर है डेल्टा a और b में एरर है डेल्टा b. तो x में कितना एरर होगा, डेल्टा x. हाउ मच एरर इन x? डेल्टा a प्लस डेल्टा b. एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा. पहला फॉर्मूला. ठीक है. अब दूसरा फॉर्मूला, अगर x इज इक्वल टू होता a माइनस b. तो बच्चों a में डेल्टा a एरर है, b में डेल्टा b एरर है, तो x में डेल्टा x कितना एरर होगा. तो कुछ बच्चों को मन कर रहा है सर कितना सिंपल है, माइनस करते हैं. माइनस नहीं होगा बच्चों, यहां भी प्लस होगा. होगा सर क्यों? यही समझना, यही हार्ट ऑफ द एरर है. एरर विल नेवर गेट सबट्रैक्टेड. एरर हमेशा ऐड होगा, कभी माइनस नहीं होगा. पहले तो ये दिमाग में बैठा लो. एरर्स में कभी भी ना सबट्रैक्ट मत करना है, ऐड ही करना है. ऐड ही होते जाएगा बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर. अब इसको समझाने, चुकी हमारे पास टाइम है, मैं समझा देता हूं कि क्यों ऐसा यहां भी प्लस होगा. अब सिंपल सा मैं बताता हूं, बहुत क्विकली समझ में आ जाएगा बच्चों. सपोज एक रॉड है बच्चों. एक रॉड का लेंथ L1 जो है वो है सपोज 10.8 सेंटीमीटर, और एक दूसरा रॉड है L2, इसका लेंथ है 6.3 सेंटीमीटर. और मैं दो रॉड दिया और निकालना है L1 माइनस L2. L1 माइनस L2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4.5 या 4. सही लिखा क्या? 4.5 सेंटीमीटर. लेकिन क्या इसका लेंथ एग्जैक्टली 10.8 सेंटीमीटर है क्या? क्या इसका लेंथ 6.3 एग्जैक्ट है क्या? नहीं, अलग हो सकता है. वी डोंट नो. तो ये जब दिया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.1 का एरर है. स्टूडेंट ने बता दिया है कि सर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इतना हो सकता है. अब मुझे नहीं पता कि ये लेंथ 10.2 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम है. वी डोंट नो. वी आर लुकिंग कि इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम कितना हो सकता है. वी आर लुकिंग फॉर दैट. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज गॉड्स कम्स एंड सेज दैट कि इसका वैल्यू जो है 10.8 नहीं होकर के 10.